हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी एकदम शानदार चल रही होगी। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद मयूम बिश्नोई में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मेंस के एग्जामिनेशन यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर थर्ड के बारे में। ठीक है, यूके पीसीएस का जो सिलेबस है उसमें दिया गया है साफ साफ कि जो चार पेपर होंगे जीएस के, यानी कि जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होंगे, वो लगभग यूपीएससी के पैटर्न पर आधारित होंगे। आपको पता होगा कि किस प्रकार जो है सिलेबस में दिया गया है, एक एक टॉपिक को अलग से डिफाइन किया गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से पेपर को तैयार किया जा सकता है। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी ये नज़दीक है और आपको ये पता होगा कि किस तरह से आपको तैयारी रखनी है, आपको किस तरह से अप्रोच रखनी है, एक स्मार्ट वे में आपको तैयारी करते हुए चलना है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो अभी हम बात करने वाले हैं जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, जीएस पेपर फर्स्ट में जैसे कि आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री होता है, आर्ट एंड कल्चर होता है। आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ जो भारतीय समाज यानी कि सोसाइटी के बारे में वो क्वेश्चन पूछने के लिए उसमें दिया गया है, सिलेबस में दिया गया है। तो अभी हम बात करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर जो है किस प्रकार रह सकता है, आर्ट एंड कल्चर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको आप कैसे तैयार कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर यानी कि भारतीय कला एवं संस्कृति का जो भाग है, जो पोर्शन है, उसको आप रेफरेंस के तौर पे सबसे बड़ी बात यह है कि एकमात्र बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, वो है नितिन सिंघानिया। ठीक है, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है, उसको आप मेंस के पर्सपेक्टिव से आप उसके टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं और जो सिलेबस में दिया गया है उसके आधार पर आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं जो भारतीय कला संस्कृति एवं विरासत के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है वो किस तरह से रह सकती है या किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि मैंने ये एक एक करके सारे टॉपिक को पहले लिख लिया था और उसके बाद मैंने इसको तैयार किया है। फिर से वही रणनीति रहेगी कि एक बार पहले पूरा सिलेबस नोट कर लिया जाए, सिलेबस के बाद एक एक टॉपिक को छाट कर, ठीक है, किताब में से ढूंढ कर और उसका अध्ययन करके, ठीक है, 3-4 जो रीडिंग लगानी है आपको, लगाने के बाद उसका शॉर्ट नोट बनाया जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने अगर क्वेश्चन पूछ लेता है मौर्योत्तर कालीन कला के स्तूप के बारे में, तो मैंने यहाँ पहले इसके कुछ डेफिनेशन भी लिख दिया है या उसके बारे में कुछ जो शब्दों में लिखना होता है तो वो लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा जैसे सातवाहन है, कुषाण है, और इसके अलावा जो है अगर नागर शैली से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो राम मंदिर जो है किस शैली में बनाया गया है, नागर शैली में बनाया गया। ठीक है, उत्तर भारत में गुजरात से लेकर उड़ीसा तक, बंगाल तट तक, ठीक है, नागर शैली का जो प्रभाव कहाँ कहाँ रहता है, तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत में। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं, आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझने के बाद उसका जो है मूल्यांकन कर सकते हैं, किस तरह से तैयार करना चाहिए। इसके अलावा जैसे पूछ लेता है अगर खजुराहो शैली के बारे में कुछ विशेषताएं बताइए, तो मंदिर किस प्रकार रहेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए आपके शॉर्ट नोट एकदम रेडी होने चाहिए। और नागर शैली की अगर कुछ विशेषताओं के बारे में पूछता है तो नागर शैली की विशेषताएं आप इसमें देख सकते हैं, इस तरह से आपको तैयार करना चाहिए। इसके अलावा गुजरात शैली, ठीक है, गुजरात शैली की विशेषताएं इसी तरह से देख सकते हैं इसी तरह से देख सकते हैं कि जो उड़िया शैली है, ठीक है, उड़िया शैली है, तो आप उसको भी तैयार कर सकते हैं, उसकी विशेषताएं उसको नोट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है बिहार मौर्योत्तर काल है, मूर्ति कला, गांधार कला, तो आप उसको सबको एकदम रेडी रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयार करना है। इसके साथ साथ जैसे उत्तराखंड में विशेष रूप से जो कालसी का अभिलेख है, ठीक है, जो कालसी का अभिलेख है, तो भक्ति आंदोलन में आप तैयार कर सकते हैं। कालसी का अभिलेख से क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है, तो कालसी अभिलेख अशोक का जो है अभिलेख है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से मैं वही कहूँगा कि जो नितिन सिंघानिया की बुक है, नितिन सिंघानिया की बुक और कक्षा 11 की एक एनसीईआरटी आती है, ठीक है, भारतीय स्थापत्य कला की एनसीईआरटी,
उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, उसको रेफरेंस के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कालसी अभिलेख से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि राज्य का एग्ज़ाम है और राज्य में अशोक का जो है शिलालेख जो है, अभिलेख जो है कालसी का अभिलेख है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ब्रीफ में मैंने नोट किया है। अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछता है तो उसको क्वेश्चन जिस तरह से भी पूछेगा उसको डील करने की स्थिति में होनी चाहिए। इसके अलावा जो अशोक के कुछ अन्य अभिलेख हैं उसको भी आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जैसे ऐहोल अभिलेख है, कलिंग राजादेश है। और अशोक के अभिलेख से आप क्या समझते हैं, क्या बौद्ध धर्म में इसकी क्या उपयोगिता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है। और इसके अलावा हम भक्ति आंदोलन में देखें तो भक्ति आंदोलन में विशेष रूप से जो है जो आयोग है उसका विशेष फोकस रहता है भक्ति आंदोलन, ठीक है। सूफियों का महत्व हो गया इसमें। इसके अलावा जो कुछ बाह्य जो बाहर के यात्री थे, ठीक है, उन्होंने अपना जो है अपने इतिहास में अपनी पुस्तिकाओं में कैसे जो है चीज़ों को दर्ज किया है, ठीक है। उसमें जैसे मेगास्थनीज है, ठीक है, डाइमाचस है और फाहियान है। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। ये आपको कब आएगा, ठीक है, ये आएगा आप जब एक लगातार कंटिन्यूटी रखेंगे अपनी रीडिंग में, आप कंटिन्यू उसको देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि आप जो है आर्ट एंड कल्चर का किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो 6-7 पेज में आप उसको समेट कर रख सकते हैं और उसके अलावा कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ आपको। तो ये मैंने जो है 6-7 पेज में डिफ़ाइन किया है, ठीक है, पूरा आर्ट एंड कल्चर। यहीं से जो है मैं इसको रिपीट करूँगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ अन्य टॉपिक के बारे में, ठीक है, जैसे भारतीय समाज के बारे में। भारतीय समाज, ठीक है, जो भारतीय समाज है यानी कि सोसाइटी से लेकर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। फिर से मैंने वही पूरा जो है सिलेबस नोट किया, क्या क्या टॉपिक है। 60 टॉपिक हो रहे हैं यहाँ पर। भारतीय समाज की विशेषताएं, विविधता, महिलाओं से संबंधित मुद्दे एवं महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या संबंधी मुद्दे, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है प्रतिवर्ष क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस कितना बड़ा होगा, तो इसको आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है, प्रतिवर्ष क्वेश्चन आता है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। नगरीकरण से संबंधित समस्याएं, ये देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है नगरीकरण से संबंधित समस्याओं के बारे में, ठीक है। गरीबी एवं विकासात्मक मुद्दे, ठीक है। ये जो भारतीय समाज है यानी कि भारतीय समाज और सामाजिक न्याय, इसके कुछ टॉपिक बहुत सिमिलर हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक बहुत सिमिलर है, जैसे कि सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, तो ये इसके भारतीय समाज के टॉपिक हो गए। इसके अलावा वैश्वीकरण एवं भारतीय समाज पर प्रभाव, तो आप फिर से आपको वही नीति अपनानी पड़ेगी कि पहले सिलेबस को नोट कर लिया जाए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ में उसको नोट करना है, ठीक है, संक्षेप में नोट करते हुए चलना है। और इसमें जैसे कि भारतीय समाज की विशेषताओं के बारे में कुछ पूछ लेगा वो, तो ये की पॉइंट है बिल्कुल। विविधता में एकता है, व्यक्तिवाद एवं समाज में एक सामंजस्य, ठीक है, परंपरा एवं आधुनिकता, ग्रामीण समाज का समावेश है, जाति आधारित असमानता, जनजातियाँ, ठीक है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था हमारे समाज में मौजूद है। तो ये अगर पूछ लेता है कि भारतीय समाज की विशेषताओं के बारे में कुछ बताइए, तो आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। और ऑथेंटिक डाटा के आधार पर आपको समझाना पड़ेगा, जैसे कि भारतीय समाज किस तरह का है, ठीक है। निरंतरता एवं परिवर्तन, ग्रामीण समाज, ठीक है, ये मैंने मतलब बहुत शॉर्ट में नोट किया है। ये जब मैं एक बुक पढ़ लेता हूँ, बुक पढ़ने के बाद मैं केवल इसको ही पढ़ता हूँ, वो मुझे चीज़ समझ में आने लगती है, ठीक है, काफ़ी हद तक जो है चीज़ों का रिसोल्यूशन हो जाता है। तो ग्रामीण समाज एक परिचय अगर पूछ लेता है, ग्रामीण समाज एक परिचय, ठीक है। और इसके अलावा जैसे किसी ने कोई कथन कहा है, जैसे पंडित नेहरू जी का कोई कथन है, तो उसके साथ आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। समाज का स्रोत, समृद्धि, कला, संस्कृति, साहित्य, ये बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है। और इसके अलावा अगर वो पूछ लेता है कि भारतीय समाज की जो कुछ चुनौतियों के बारे में बताइए, ठीक है, तो चुनौतियाँ भी मैंने बिल्कुल स्पष्ट लिखी हैं। तो ऐसे करके आप तैयार कर सकते हैं इसको। और अगर जाति व्यवस्था के बारे में अगर कुछ पूछ लेता है कि
किसी तरह से क्वेश्चन बना के पूछ लेता कि हमारे समाज में जाति व्यवस्था का जो है उन्मूलन अभी तक उस तरह से क्यों नहीं हो पाया है। स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी जाति व्यवस्था समाज में जो है देखने को मिल जाती है। तो उसको लेकर आप जो है कुछ कारण गिना सकते हैं और जो है इसका जो है कुछ कथन किसी के द्वारा दिए गए हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। और जैसे कि गांधी बनाम अम्बेडकर, तो इस तरह से आप जो है इनके जो मत क्या क्या थे जाति व्यवस्था को लेके, तो आप उसको भी जोड़कर लिख सकते हैं। इसके बाद अंत में आपको कंक्लूज़न देना है, ठीक है। कंक्लूज़न में आप क्या देंगे कि उसको उसमें आप संविधान का रेफरेंस रखेंगे, ठीक है। संविधान में मौलिक अधिकार का रेफरेंस रखेंगे तो आप उसको एक तरह से डिज़ाइन करते हुए आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो भारतीय समाज है, महिला से संबंधित कुछ मुद्दे हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से निबंध में भी कर सकते हैं, ठीक है। निबंध एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो अगर आप में लिखने की शक्ति है और लिखना आपको विशेष रूप से चीज़ों को समझाना आता है और बहुत अच्छे तरीके से इनोवेटिव आइडियाज़ के अनुसार आप चीज़ों को समझाते हैं, तो आपके नंबर बढ़ने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। महिला से संबंधित मुद्दे जैसे कि चुनौतियाँ क्या हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारे राज्य में आपको पता है कि जो 50% आरक्षण है, ठीक है, 50% आरक्षण है किसमें, पंचायती राज में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, या NSSO ने कोई रिपोर्ट दी है उसके साथ आप जोड़ के लिख सकते हैं। तो भारतीय समाज से बस इतने ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं फिर से कहूँगा कि क्वेश्चन जो है ऐसे पूछता है कि 6 से 7 पेपर में आपको समेट के रखना है, ठीक है। और अगर पूछ लेता है कि गरीबी से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, गरीबी से सरकार के क्या प्रयास किए गए हैं, गरीबी को दूर करने की क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाना है, ठीक है। इस तरह से आप जो है डायग्राम बना के या फिर फ्लो चार्ट बना के समझा सकते हैं, तो उनको क्वेश्चन समझने में भी आसानी होगी और आंसर को समझने में आसानी होगी और आपके नंबर भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई भारतीय समाज। इसके अलावा हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, तो मॉडर्न हिस्ट्री में विशेष रूप से आप देखिए कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री से चाहे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, मेंस एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन पूछा जाता है। और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ में नोट करते जाना है। एक बार आपने रीडिंग लगा ली किसी बुक की, तो उसका शॉर्ट नोट आप तैयार कर लीजिए। शॉर्ट नोट में जैसे कौन सा युद्ध हुआ, अगर कोई युद्ध हुआ है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कर्नाटक का युद्ध है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, ठीक है। कौन सी संधि हुई थी कब, ठीक है, द्वितीय युद्ध में कौन सी संधि हुई और तृतीय युद्ध में क्या हुआ, तो ऐसे करके आप बहुत शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे प्लासी का युद्ध है, क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये आयोग के फेवरेट टॉपिक माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और इसके अलावा कुछ जो है महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण आंदोलन किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे खिलाफत आंदोलन के बारे में कुछ पूछ लिया, तो ये क्या है, ठीक है, और ये क्यों है, गतिविधियाँ क्या क्या हुई, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो विशेष रूप से जो है आपको इसी तरह से तैयार करना पड़ेगा। बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने इसको लिखा है। इसके अलावा आपको जो जितने भी एक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी अधिनियम लाए गए हैं, उनको सबको जैसे मैंने एक पेपर अलग से 4-5 पेपर में नोट कर लिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसता है हर बार, और हर बार जो अभ्यर्थी है वो धोखा खा जाता है, चाहे प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, मेंस एग्ज़ाम हो। इसी वजह से मैंने जो है इनको 4-5 पेपर पे नोट किया है, तो इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, और जैसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो यहाँ से क्वेश्चन UPSC हो, PCS हो, या कोई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो और वनडे एग्ज़ाम हो, तो क्वेश्चन हर बार पूछता है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे देखिए मैंने इसके सकारात्मक पहलू क्या हैं, इसके आलोचना किस प्रकार है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो मैंने ये जितने भी एक्ट हैं, ठीक है, सबको मैंने इसमें शामिल किया है। आप भी इसी तरह से तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं।
ठीक है, तो इसके बाद हमारी बात हो गई ये फर्स्ट पेपर के बारे में। अगर हम बात करें जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी उसमें दिया गया है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप विशेष रूप से जो यूपीएससी का कंपाइलेशन है मेंस का, दृष्टि का कंपाइलेशन है, उसका मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि वो प्रीवियस ईयर के नोट्स आप कैसे बना सकते हैं, और मैंने उसके भी नोट्स बनाए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो। और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर का जो कंपाइलेशन है दृष्टि का मेंस का, तो उसका जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको आप क्वेश्चन बाई बिल्कुल वैसे के वैसे आप फ्रेम कर लेना उसको। क्वेश्चन पीसीएस में वहीं से पूछे जाने की संभावना रहेगी, ठीक है। हिस्ट्री बदलती नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री में कुछ बदलाव नहीं होता है, और क्वेश्चन लगभग लगभग बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में पूछता है, और थोड़ी बहुत जानकारी भी अगर है टॉपिक की, अगर आपको जानकारी है तो आप उसको डील करेंगे। तो ये हो गया हमारा जो जीएस का फर्स्ट वाला पेपर है। तो अभी हम बात कर लेते हैं जीएस थर्ड के बारे में, ठीक है। जीएस थर्ड के बारे में किस प्रकार से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। जीएस थर्ड पेपर यानी कि जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है, बहुत ही डायनामिक पोर्शन होता है इसका जीएस थर्ड पेपर का। इसमें करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो है इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछता है, और एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछता है, आपदा प्रबंधन से पूछता है। इसके साथ साथ जो बजट है, ठीक है, बजट है उससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी जो 20 टॉपिक हैं वो दिए गए हैं, तो ऐसे करके मैंने भी इसको तैयार किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है, ठीक है, इकोनॉमी वाला पोर्शन है, तो उसको आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये इसी लैंग्वेज में आपको तैयार करना है, बिल्कुल जैसे लैंग्वेज में दिया गया है। जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे अगर टॉपिक पूछ लेता है खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, ठीक है, ये टॉपिक मैंने लिखा है टॉपिक 6 भारत में खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। तो टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये जैसे अगर पूछ लेता है खाद्य प्रसंस्करण की क्या स्थिति है भारत में, तो उसको भी आप बिल्कुल इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ समझा सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने इसको लिखा है। तो ये हो गया भारत में खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो खाद्य सुरक्षा है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी, तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में भी पूछता है कि इसका जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ था। इसके साथ साथ मेंस में इसके पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो इसकी संभावना बन जाती है। तो आपको इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको नोट करके रखना है। इसके अलावा जो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार इसकी क्या डेफिनेशन है, ठीक है, क्या डेफिनेशन है, और खाद्य और कृषि संगठन जो है 1983 में इसके जो है डेफिनेशन क्या दी गई, ठीक है। इसके साथ साथ आप सतत विकास जो एसडीजी गोल हैं, ठीक है, उससे आप जोड़कर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन विशेष हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताओं पर फोकस डालें या विशेषताएं बताएं, तो आपको उसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए, ठीक है। 6-7 विशेषताएं जो है बिल्कुल जो है शॉर्ट में नोट कर रखी हैं, इसी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी चुनौतियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे चुनौतियां अगर पूछ लेता है तो 4-5 बिल्कुल बुलेट पॉइंट में आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। और कृषि का टॉपिक ऐसा है, कृषि में तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाना है, कृषि को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कृषि का टॉपिक ऐसा है। तो कृषि को लेकर आप जो है इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक अच्छी चीज़ ये करनी है कि जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन है, ठीक है, एनसीईआरटी वाला पोर्शन है उसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। एनसीईआरटी के नोट्स आपको बने होने चाहिए आपके पास। एनसीईआरटी के नोट्स किस प्रकार बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपने मान लीजिए 4 से 5 बार रीडिंग लगा ली उसकी, तो 4 से 5 बार रीडिंग लगाने के बाद उसका कोई औचित्य नहीं बनता कि उसको आप दोबारा पढ़ें, ठीक है। तो उसके बाद में उसके शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। शॉर्ट नोट किस तरह से तैयार करेंगे आप, वो आपको बनाते बनाते खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे कक्षा 10 की एनसीईआरटी है,
तो विकास के बारे में, जैसे विकास क्या है उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए, तो उसको मैंने नोट करके रख रखा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इस तरह से बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बिल्कुल तैयार किया है, और अब मुझे एनसीईआरटी उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जब भी मुझे एनसीईआरटी की आवश्यकता हो पढ़ने की, तो मैं केवल नोट्स ही पढ़ता हूँ। ठीक है, तो अभी आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख लीजिए, ये लगभग सारे ही चैप्टर मैंने इसमें कवर किए हैं, और 8 से 10 पेज, फिर से 8 से 10 पेज मैंने इसमें तैयार किए हैं। ठीक है, तो 8 से 10 पेज में मेरा पूरा एनसीईआरटी वाला पोर्शन जो है कवर हो गया है। तो इकोनॉमी का जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है एनसीईआरटी से काफ़ी हद तक रहती है। ठीक है, तो आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ अन्य चीज़, जैसे कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उसको आप कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए विशेष रूप से जो यूट्यूब पर आपको लेक्चर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप कोई एक बुक रेफ़र कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही जो है इंटरनल सिक्योरिटी को भी तैयार किया है। इंटरनल सिक्योरिटी से कुछ विशेष क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन जो है आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी आपको थोड़ा थोड़ा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे कि जो है नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में अगर वो पूछ लेगा, तो आपको उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे जो नोट्स हैं, ये विज़न और दृष्टि और जो मेंस का कंपाइलेशन होता है उसके आधार पर मैंने इसको तैयार किया है। और अपना जो है लंबा एक्सपीरियंस है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने को लेकर, तो उसके आधार पर मैंने इसको तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं, इसी तरह से आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। इसके अलावा जो है बाकी तो ये है कि यूकेपीसीएस का जो प्रीवियस ईयर का मेंस का कंपाइलेशन है, उसको भी आप साथ में रखेंगे। उसे आप देखते रहेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है पिछले वर्षों में, और पूछे जाने की संभावना है, तो आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और जो है कोई अन्य वीडियो के बारे में, अन्य जो विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में न्यू एससी के बारे में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।